हेलो 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 ऑल डियर नर्सिंग एस्पायरेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी जीईटी जीएनएम नर्सिंग 2026 को लेकर। साथियों साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि आपके सिलेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। साथियों मैं आपको ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल इनको जो क्वेश्चन है इनको रट लेना होगा साथियों, ठीक है। क्योंकि ये जो सीरीज आपकी चलाई जा रही है, लगभग 500 क्वेश्चन की आपकी सीरीज चलाई जा रही है। ये सीरीज आपको आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है साथियों, ठीक है। तो सभी से कहना चाहूंगा साथियों, एक बार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके उनको ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लासेस की जो भी टाइमिंग होती है, आपको जो लिंक होती है कब क्लास होगी, सारी आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। और हाँ साथियों, आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको क्लासेज की जो भी क्लास होती है उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, प्लस में आपको वहाँ पे फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो साथियों देरी किस बात की, जाइए और फ्री टेस्ट देकर धमाल मचाइए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है साथियों, और इससे पहले कहना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट अभी क्लास को स्टार्टिंग में ही लाइक करते चले, ठीक है। स्टार्टिंग में ही लाइक करके अपनी अटेंडेंस है वो दर्ज करवा दे साथियों, ठीक है। कौन कौन स्टूडेंट क्लास देख रहा है। और हाँ साथियों देखिए, मैंने आपको 81 क्वेश्चन प्रीवियस की जो क्लास हुई थी कल हमारी उस तक कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमारा 82 क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगी साथियों, ठीक है। आज के इस क्लास में हमारे 82 क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगी। टोटल 20 क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको साथियों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लगाते हुए चलना है। लास्ट में हमें बताना है क्लास के एंडिंग में कि सर हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपके 15 करेक्ट हुए हैं, 16 करेक्ट हुए हैं, वो सारे आपको लास्ट में बताना होगा साथियों, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है 82, वो आपके सामने आ चुका है। एक्यूट लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज, लीड होती है उसका जो विषाक्तता होती है, उसकी जो पॉइजनिंग होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? आपने एलिमेंट का नाम तो सुना होगा लीड, ठीक है, जिसको हम सीसा भी बोलते हैं। इसकी जो पॉइजनिंग होती है इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? आपको क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आपको देखिए, अगर इसकी हिंदी देखोगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेकिन साथियों आपको इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि आप नर्सिंग करने के लिए जा रहे हो, नर्सिंग में आपको इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है साथियों, ठीक है। मैंने आपको बताया था इताई इताई रोग है, ये किसकी वजह से हुआ था साथियों? इताई इताई रोग है वो कैडमियम टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने कल की क्लास ली उन सभी को पता होगा कि कैडमियम टॉक्सिसिटी की वजह से कौन सा रोग होता है साथियों? इटाई इटाई रोग होता है, ठीक है, इटाई इटाई रोग होता है। और मैंने ये भी बताया था सबसे पहले ये कहाँ फैला था, तो साथियों ये जापान में देखा गया था, ठीक है। कैडमियम टॉक्सिसिटी से इटाई इटाई रोग होता है और ये सबसे पहले जापान में देखा गया था, ठीक है। तो कल की जिन स्टूडेंट ने क्लास लिया उनको सबको पता होगा। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए तो वो प्रीवियस की क्लासेस भी ले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं साथियों, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। सीसा विषाक्तता, ठीक है, सीसा विषाक्तता, ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेना, विषाक्तता, ठीक है। विषाक्तता मतलब पॉइजनिंग, ठीक है, विषाक्तता, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका बी ऑप्शन है वो राइट होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है 83 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस? साथियों ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी गैस की होती है? हाईएस्ट परसेंटेज आपसे पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी गैस होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, बताइए साथियों ग्रीन हाउस गैस में? इथेन होती है, मिथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर प्रोपेन होती है? कौन सी गैस होती है आपकी, बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है, CO2 होती है सर। CO2 जो गैस होती है लगभग लगभग आपका 76% आपकी है पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैसों में से अगर सबसे ज्यादा अगर रेशियो हम देखें तो साथियों कौन सी गैस होती है आपकी? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है, जो कि लगभग 76% आपकी पाई जाती है। इसमें कुछ गैसें और भी इंक्लूडेड है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी गैसें इंक्लूडेड है। वो रहने वाली है आपकी, देखिए, जल वाष्प, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा।
लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी गैस नहीं है, या फिर एक गैस का नाम दे देकर आपसे पूछ लेगा कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों का घटक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा ग्रीन हाउस गैसों के जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका जल वाष्प। ठीक है, जल, जैसे ही हम साथियों पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में या फिर धूप में भी वाष्प के रूप में कभी कभी पानी उड़ने लगता है साथियों। ठीक है, H2O इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका मेन है ये, जो कि 76% होता है। एक मीथेन गैस भी आपका रेस्पॉन्सिबल होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, और हेलोजन युक्त कुछ गैसें होती है जैसे कि फ्लोरोकार्बन साथियों। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर मीथेन भी ऑप्शन में था, लेकिन साथियों क्वेश्चन को आप सही ढंग से रीड करो फिर आंसर लगाया करो, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक पूछा है आपसे जो कि हाईएस्ट परसेंटेज आपको शो कर रखा है साथियों। हाईएस्ट परसेंटेज पूछा है जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा साथियों। ठीक है, राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। लाइट वेव आर प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे होती है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स होती हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, या फिर ऑप्टिकल वेव्स होती हैं, या फिर मैग्नेटो ऑप्टिकल वेव्स होती है। बताइए साथियों कौन सा आपका राइट आंसर होगा। प्रकाश तरंगे होती है साथियों, लाइट वेव्स होती है, लाइट वेव्स। ठीक है, जो प्रकाश की जो तरंगे आती हैं साथियों वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कैसी होती है ये तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है साथियों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राइट डाउन करते चलना। जो स्टूडेंट राइट डाउन नहीं कर रहा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे राइट डाउन करता चले। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। ठीक है सर, क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई। एप्लीकेशन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा डीबी प्रो एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डीबी प्रो एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आप फ्री टेस्ट दीजिए, धमाल मचाइए। साथ ही में आपको वहां पे क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, जो क्लासेस होती है उनकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। और साथ में ही आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको सारी अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी साथियों। ठीक है, देखिए दी लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन फीमेल। बताइए साथियों मानव महिला में सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तंत्रिका कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, या फिर मादा अंडे, फीमेल एग। साथियों ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में क्लियर भी करवा दिया है। जिन स्टूडेंट ने देखिए उनको पता होगा कि सर आपने बताया था मानव महिला होती है साथियों, उसमें सबसे बड़ी सेल होती है वो कौन सी होती है, एग होते हैं, एग होते हैं। ठीक है, अंडे होते हैं, फीमेल एग्स होते हैं, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है साथियों। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको अगर फीमेल एग्स ना देकर अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आपको तंत्रिका कोशिका वो राइट लगाना होगा साथियों। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, क्वेश्चन आता है साथियों सबसे छोटी कोशिका, तो आपको लगाना होगा साथियों वो होती है आपकी स्पर्म। क्या होता है साथियों, स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर फीमेल की बात करें सबसे बड़ी तो आपकी एग होती है, और अगर आपसे नॉर्मली सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाती है तो आप लगाओगे तंत्रिका कोशिका। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बताइए क्या आपको समझ में आ गया है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है क्या, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथी। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय, आधुनिक जो आवर्त सारणी है साथियों वो किसके द्वारा तैयार की गई थी। बताइए साथियों किसके द्वारा तैयार की गई थी, मेंडलीव के द्वारा तैयार की गई थी, या फिर मौजले के द्वारा, डॉवराइनर के द्वारा, या फिर न्यूलैंड के द्वारा साथियों। ठीक है, बताइए। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट है इसके साथ में वो क्लियर करवा देता हूँ साथियों। न्यूलैंड की अगर बात करें तो न्यूलैंड के अष्टक नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे। इन्होंने 8 नियम दिए थे, न्यूलैंड का अष्टक नियम आपने पढ़े थे। और साथियों डॉवराइनर जिन्होंने 3 नियम दिए थे, इसे कहा जाता है डॉवराइनर का त्रिक नियम। ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया होगा, तो ये आपके ऑप्शन करेक्ट नहीं होने वाला है। कुछ बोलेंगे सर मेंडलीफ, ठीक है, मेंडलीफ आपका राइट आंसर नहीं होगा साथियों, आपका राइट आंसर होगा वो होगा मौजले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा है तैयार किसके द्वारा की गई थी, तो साथियों वो तैयार की गई थी आपकी मौजले के द्वारा। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी साथियों, वो मौजले के द्वारा तैयार की गई थी। वहीं अगर मेंडलीव की बात करें तो साथियों इसने द्रव्यमान के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल है वो व्यवस्थित की गई थी, यानी तत्वों के बढ़ते द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, तत्वों को व्यवस्थित किया था साथियों। ठीक है, मेंडलीव ने।
लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तैयार किसके द्वारा की गई थी, मौजले के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में किसके द्वारा व्यवस्थित किया गया था, तो आप आंसर लगाओगे सर मेंडलीव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों। बताइए एक बार मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या साथियों, बताइए एक बार मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या सभी साथी, एक बार मेरे को बताइए वॉइस क्लियर है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण है साथियों, जॉइंडिस होता है। जॉइंडिस आपने नाम सुना होगा, पीलिया तो बहुत ज्यादा सुन लिया होगा साथियों, पीलिया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जॉइंडिस, पीलिया को क्या बोला जाता है, जॉइंडिस बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको जॉइंडिस बोला जाता है साथियों, ठीक है। तो इससे कौन सा अंग है वो इफेक्ट होता है साथियों, बताइए कौन सा अंग है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। एक किडनी अफेक्ट होती है, या फिर यकृत होता है, या फिर अग्नाशय होता है, आपका थायराइड होता है, कौन सा अंग होता है साथियों। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो पीलिया होता है, जॉइंडिस होता है, जॉइंडिस में सबसे ज्यादा जो प्रभावी होता है अंग वो होता है आपका यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यकृत होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है साथियों। पीलिया में होता है क्या है कि यहाँ पे आपका ब्लड है वो कम पड़ जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है साथियों, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और बिलिरुबिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है साथियों, ठीक है। यकृत से एक पदार्थ निकलता है बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन, इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या है, जॉइंडिस हो जाता है। जॉइंडिस हो जाता है जिसमें हीमोग्लोबिन मात्रा कम हो जाती है और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या है हमारा लीवर है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है साथियों। क्वेश्चन आएगा आपको, पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण कौन सा है साथियों, यकृत सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपको इसमें पीलिया में किसकी मात्रा कम पड़ जाती है, तो हीमोग्लोबिन की सर मात्रा कम पड़ जाती है। पीलिया में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो सर बोलेंगे कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है साथियों। एक क्वेश्चन के साथ में मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन है वो कंसेप्ट के साथ में क्लियर कराता हुआ चल रहा हूँ साथियों। क्लास कैसी चल रही है एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, बताइए भाई एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सभी साथी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए सर कोई भी डाउट सर, देखिए आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर नीचे मेंशन कर रखे हैं राइट कॉर्नर में, इन पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो साथियों। अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम तक डीवी प्रो एजुकेशन बहुत धमाल मचाने वाला है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी आपकी थ्योरी की आने वाली है, जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट थ्योरी भी आपकी यूपीजीटी एग्जाम के लिए पढ़ाने वाला हूँ साथियों, ठीक है। आने वाले कुछ ही समय में आपकी क्लासेज है वो स्टूडियो से स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको कुछ भी बैच वगैरह लेने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई चाहता है कि सर हमें सेल्फ स्टडी करनी है, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको मैंने हमारे एप्लीकेशन पर मैंने आपको साइंस की जो ई बुक तैयार की गई है हमारी टीम के द्वारा वो मैंने प्रोवाइड करा दी है। आप वो ई बुक है वहां से ले लीजिए, जिसमें कि आपको लाइन टू लाइन जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ, वहां पे भी आपको लाइन टू लाइन साथियों, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं और थ्योरी है उसमें, कंप्लीट थ्योरी है, ठीक है। बाकी आपको एमसीक्यू में यहाँ पे सॉल्व करवाता चल रहा हूँ, तो वो ले लेना। आप जो भी चाहता है कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे वो एप्लीकेशन पर जाकर ले लीजिए, ठीक है। अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना भाई, वहाँ पे आपको बहुत कुछ फ्री कंटेंट भी मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है साथियों, विच विटामिन इज असेंशियल फॉर ब्लड कोएगुलेशन, कौन सा विटामिन असेंशियल है साथियों, बताइए, बताएंगे सभी साथी, बताएंगे कौन सा विटामिन एसेंशियल है आपका। विटामिन ई है, विटामिन डी है, या फिर विटामिन के, विटामिन सी, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन के। विटामिन के साथियों एक ऐसा विटामिन है जो कि आपका ब्लड का है, ब्लड का थक्का जमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड का साथियों थक्का जमता है वो किस विटामिन की वजह से जमता है, वो आपका विटामिन के की वजह से जमता है, ठीक है साथियों। विटामिन के जिसको फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है, अगर इसका आपसे नाम पूछता है तो नाम भी आप इसका ध्यान रखना, फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है साथियों। अगर बॉडी में इस विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे रक्त का थक्का वो जल्दी नहीं बन पाता है, ठीक है। आपकी ब्लीडिंग है वो ज्यादा टाइम तक होगी, ब्लीडिंग आपकी ज्यादा टाइम तक होगी, तो आपका विटामिन के है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बॉडी के लिए, ठीक है भाई। अगर विटामिन एक ई की बात करें तो ये हमारे नाखून और बालों के लिए, अपनी शाइनिंग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी की बात करें तो हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती है प्रदान कराता है, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है साथियों, यह कैल्शियम को स्टोर करने में बहुत ज्यादा मदद
करता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, अगर विटामिन डी की कमी हो तो उसके साथ साथ में कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। विटामिन सी की अगर बात करें साथियों तो ये जो हमारे खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है साथियों? विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, जिसका अगर नाम पूछे आपसे रासायनिक नाम तो आप क्या बोलोगे? एस्कॉर्बिक एसिड साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखिए साथियों, 89 क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड? थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है साथियों? क्वेश्चन बताइए। एक्सक्रिएशन साथियों, मल त्याग, या फिर खून का जमना ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, या फिर रिप्रोडक्शन प्रजनन से रिलेटेड है, या फिर ग्रोथ विकास से रिलेटेड है? थ्रोम्बिन जो साथियों आपका, मैं आपको बता देता हूं, आपके ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स होते हैं ये 12 फैक्टर होते हैं। टोटल कितने फैक्टर होते हैं साथियों? 12 फैक्टर होते हैं। इन 12 फैक्टर में से एक फैक्टर होता है आपका थ्रोम्बिन साथियों। कौन सा होता है? थ्रोम्बिन फैक्टर होता है। तो साथियों थ्रोम्बिन से आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि थ्रोम्बस आपने नाम सुना होगा। थ्रोम्बस, थ्रोम्बस क्या होता है साथियों? एक जो ब्लड का जो थक्का बन जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लड का एक जगह पर जमा हो जाना। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ब्लड एक जगह पर जमा हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बस बोलेंगे साथियों। ठीक है, क्या बोलेंगे? थ्रोम्बस। लेकिन तभी बोलेंगे तब ये हमारी आर्टरीज और वेन में अगर जमता है तो। हमारी बॉडी के अगर इंटरनल अगर बात करें हम, इंटरनली अगर कोई भी ब्लड का थक्का जम जाता है तो उसको हम बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बस। ठीक है साथियों, क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस, थ्रोम्बस। अगर ये बाहर जमता है, बॉडी का अगर बाहर की साइड अगर ब्लड का थक्का जमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? थक्का बोलते हैं। ठीक है, थक्का बोलते हैं। लेकिन इंटरनली अगर बात की जाए तो हम थ्रोम्बस बोलेंगे, एक्सटर्नली अगर बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे? थक्का बोलेंगे साथियों। ठीक है, क्लॉटिंग बोलेंगे, क्लॉटिंग। और अगर इंटरनली होता है तो थ्रोम्बस बोलेंगे इसको। तो साथियों एक हमारा जो 12 जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनमें से एक होता है हमारा थ्रोम्बिन, जो कि ब्लड के कोएगुलेशन के लिए, क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा साथियों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा आंसर लगाया सभी स्टूडेंट ने, सभी लगाते चाहिए भाई। जब जो भी स्टूडेंट आंसर नहीं लगा रहा है, सभी आंसर लगाते चले और अपनी प्रिपरेशन को देखते चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन? साथियों जो पहला जो हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वो किस में किया गया था? किसके द्वारा किया गया था और किस जगह पर किया गया था? यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनकर निकलते हैं। मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ साथियों। साउथ अफ्रीका, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो साउथ अफ्रीका में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में आपका किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है लोकेशन सबसे पहले कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था साथियों। आप डेट भी याद रख सकते हो, तारीख थी हमारी 3 दिसंबर 1967 को। ठीक है, 1967 को किया गया था साथियों। कहाँ किया गया था? आपका साउथ अफ्रीका में किया गया था साथियों। कहाँ किया गया था? साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगर डॉक्टर की अगर बात करें तो सर्जन कौन था साथियों? क्रिस्टियान बर्नार्ड था। कौन था डॉक्टर? कौन था? क्रिस्टियान बर्नार्ड। ठीक है, क्वेश्चन कई निकल के आते हैं साथियों, ध्यान रखना है। देखिए डेट तो बहुत कम पूछी जाती है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कब किया गया था? 1967 में। ठीक है, अगर हम फिजिशियन की बात करें, सर्जन की अगर बात करें हम, तो कौन था? क्रिस्टियान बर्नार्ड आ सकता है साथियों, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर का नाम किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगर अस्पताल की हम बात करें तो किस अस्पताल में किया गया था साथियों? ग्रूट सूर अस्पताल में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे है? अगर लोकेशन की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था साथियों। ठीक है, और रोगी की अगर बात करें हम तो किसके थ्रू साथियों? देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो पेशेंट था वो कौन था? जिसके हृदय से सॉरी जिसकी बॉडी से हृदय को निकाला गया था। किसकी बॉडी से हृदय को निकाला गया था और किस में यह ट्रांसप्लांट किया गया था? यानी ऐसा पेशेंट कौन था जिसमें यह हृदय प्रत्यारोपण हुआ था साथियों। ठीक है, और किसकी वजह से हृदय प्रत्यारोपण किया गया था वो सारी चीजें मैं बता देता हूं आपका साथियों। जो डेनिस डारवाल था ये तो क्या है? दाता था। ठीक है, ये दाता था तो इसकी एक्सीडेंट की वजह से साथियों हालत गंभीर थी तो इसका हृदय वो लिया गया था। किसका लिया गया था साथियों? दाता। अगर डोनर की आपसे बात की जाए तो डेनिस डारवाल था। और अगर प्राप्तकर्ता साथियों रिसेप्टर की अगर बात की जाए तो लुइस बांसकांस्की थी आपकी। कौन थी? लुई बांसकांस्की थी आपकी। ठीक है,
ध्यान रखना प्राप्तकर्ता कौन था, किसमें हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, वो किया गया था आपका लुईस बास-कांस्की, ठीक है, लुईस बास-कांस्की में आपका हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। और साथियों ये जो लुईस बास-कांस्की है, इसको कौन सी प्रॉब्लम थी, इसको सीएचएफ की प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर की इनको प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से इनमें हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। साथियों ध्यान रखना, फिजिशियन पूछे तो क्रिस्टियन बर्नार्ड, अगर आपसे लोकेशन पूछता है तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, अगर प्राप्तकर्ता पूछे आपसे तो किस में किया गया था, लुईस बांस्की में किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, जरा बताइए भैया अगर समझ में आ गया है क्या, आगे बढ़े फिर तो। देखिए अगला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। 91 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हु परफॉर्म्ड द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन इन दी वर्ल्ड। मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन आ सकता है, दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया था साथियों। आई थिंक सभी बता देंगे क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था साथियों, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 92, रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ता है, कौन सी गैस छोड़ता है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए साथियों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक सभी स्टूडेंट को मालूम होगा ये चीज तो कि पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको लाइट नहीं मिल पाती और लाइट के एब्सेंस की वजह से ये क्या है, CO2 छोड़ते हैं, ठीक है साथियों, CO2 छोड़ते हैं। और दिन में साथियों ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है, ठीक है। पेड़ पौधे, अगर दिन की बात की जाए साथियों, डे की अगर बात की जाए तो दिन में तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और CO2 को अंदर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही नाइट शिफ्ट की अगर बात की जाए तो साथियों इनकी शिफ्ट है वो चेंज हो जाती है। उसमें क्या करते हैं, ये CO2 को तो छोड़ते हैं और O2 को ये लेते हैं, ठीक है, O2 को ये लेते हैं। तो साथियों नाइट में अगर कोई भी आदमी पेड़ के नीचे सोता है तो उसको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, लेकिन वहां पे पेड़ छोड़ते हैं CO2। तो साथियों उसको कौन सी गैस मिलती है, रात्रि में उसको CO2 गैस मिलती है, जो कि अपनी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी हो सकती है, श्वास लेने में उसको परेशानी भी हो सकती है साथियों। तो आपको ध्यान रखना होगा साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपकी वो राइट होगा। रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पूछता है रात को कौन सी गैस ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन आता है कि साथियों दिन में पेड़ पौधे कौन सी गैस है वो ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते कौन सी है दिन में, ऑक्सीजन, ठीक है, अपोजिट है दोनों, ध्यान रखना। डे में तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे और CO2 लेंगे, नाइट में CO2 छोड़ेंगे और O2 लेंगे, ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है। भाई मैंने आपको बताया है, अगर हम किसी भी ईंधन का दहन करते हैं, जलाते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। विच एसिड सबस्टांस इज फाउंड इन विनेगर। साथियों सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका लैक्टिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है या फिर एसिटिक अम्ल है, आपका कौन सा अम्ल है साथियों, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल साथियों एक एक ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है साथियों, कर्ड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन गलत, ठीक है। वहीं अगर सिट्रिक एसिड की हम बात करें तो साथियों सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है साथियों, सिट्रिक एसिड आपका खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है साथियों, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिरका की बात की जा रही है साथियों, सिरका, ठीक है। सिरका में कौन सा पाया जाता है, आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बहुत अच्छा आंसर दिया, एसिटिक अम्ल साथियों। कौन सा है, एसिटिक। आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, सिरका। विनेगार, विनेगार की अगर बात करें तो विनेगार में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों, विनेगार में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है साथियों, ठीक है। अगर हम बात करें मैलिक अम्ल की तो साथियों ये मैलिक अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका एप्पल्स में या फिर फ्रूट्स में, ठीक है। मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। देखिए मैं आपको सारी चीजें कंसेप्ट के साथ बता देता हूँ। एसिटिक अम्ल सबसे पहले आपके सामने है साथियों, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल है वो आपका किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। ट्रिक के साथ में बता देता हूँ, आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ए से होता है साथियों एसिटिक, क्या होता है, ए से एसिटिक होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और एसिड किस में डालते हैं साथियों, हम अचार में डालते हैं। किस में डालते हैं, अचार में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अचार, अचार में हम एसिड डालते हैं। तो विनेगर, सिरका, ठीक है, विनेगर सिरका आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है।
एसिटिक अम्ल की बात करें तो आपका क्या होगा, सिरका विनेगार में डाला जाता है, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल साथियों आपको पता लग रहा होगा मिल्क में और दही में पाया जाता है, ठीक है। मिल्क में और दही में, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, एल से लस्सी और लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल है वो कर्ड और ड्रिंक में पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एल से आप याद रखेंगे लस्सी, ठीक है। अब लस्सी किसकी बनाई जाती है साथियों, दूध और दही की बनाई जाती है, ठीक है। और दूध और दही की क्या बनाई जाती है, लस्सी। तो लैक्टिक अम्ल, एल से लस्सी स्टार्ट हो रहा है और एल से ही लैक्टिक अम्ल। तो ये साथियों आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वही सिट्रिक एसिड की बात करें तो साथियों आपका सिट्रिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टा जैसे कि आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया साथियों, ठीक है। सी से तो सिट्रस हो गया और सी से ही आपका सिट्रिक हो गया। सिट्रस में होता है खट्टे फल, तो खट्टे फल कौन से हो गया आपका, जैसे कि ऑरेंज नारंगी हो गया आपका, नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, ठीक है। इनमें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल की बात करें तो साथियों एप्पल और फ्रूट्स में, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, एम से मैलिक हो गया, मैल। मैल यानी कि हम जो भी फ्रूट्स लेकर आते हैं साथियों उन पर मैल जमा होता है तो हम उनको क्या करते हैं, धोकर खाते हैं। क्या करते हैं, धोकर खाते हैं। तो साथियों अगर मैल की जहाँ पे भी बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे, फ्रूट्स को धोकर खाएंगे। यानी कि फ्रूट्स एप्पल हो चाहे कोई अदर फ्रूट्स हो, उसमें कौन सा अम्ल है, मैलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें साथियों तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आपका पालक में और टमाटर में, ठीक है। पालक में टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल की बात करें साथियों तो आपका देखिए ग्रेप्स में, ग्रेप्स में अंगूर की अगर बात करें तो अंगूर में कौन सा पाया जाता है साथियों, अंगूर में आपका टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये कुछ कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। एसिटिक अम्ल विनेगार में, लैक्टिक अम्ल किसमें, लस्सी में, दूध और दही में, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, मैलिक अम्ल आपका एप्पल, एप्पल को धोकर खाते हैं, फ्रूट्स में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की अगर बात करें तो स्पिंच, पालक और टोमेटो में। टार्ट्रिक एसिड आपका ग्रेप्स में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 94। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज प्रोड्यूस्ड द फ्लूइड नॉन एज बाइल, यानी कि जो पित्त रस है साथियों कौन से अंग के द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछा आपके, पित्त रस नामक द्रव उत्पादन करता है, कौन करता है साथियों, यकृत करता है, अग्नाशय करता है, पित्ताशय करता है या फिर गुर्दा करता है साथियों। तो मैं बता देता हूं साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा सर, क्योंकि जो पित्तरस होता है साथियों बाइल होता है, बाइल किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, आपका लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ठीक है। लीवर से बाइल निकल के आएगा, लीवर से बाइल निकल के आएगा, वो कहाँ स्टोर होगा साथियों, गाल ब्लैडर में स्टोर होगा, ठीक है। कभी कभी स्टोर पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहाँ स्टोर होता है साथियों, गाल ब्लैडर में, ठीक है। कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है आपका, ठीक है। पित्त रस, पित्त रस की अगर बात करें कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, ठीक है। और स्टोर कहाँ होता है साथियों, अगर रखरखाव की बात करें तो ये गाल ब्लैडर पित्ताशय में इसका रखरखाव होता है, ठीक है। पित्ताशय में इसका रखरखाव होता है लेकिन बनता लीवर से, ठीक है। वहीं अगर पैनक्रियाज की बात करें तो साथियों ये इंसुलिन आपका सीक्रेट करता है। क्वेश्चन आता है कई बार पूछा जाता है इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है साथियों, तो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। और पैनक्रियाज में भी कौन सी सेल से सीक्रेट होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है आपकी बीटा सेल से, बीटा सेल से आपका सीक्रेट होता है। इसी के साथ में आपका पूछा जाता है बीटा सेल से तो इंसुलिन हो गया, इंसुलिन के साथ में कभी कभी पूछ लिया जाता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, वो साथियों पैनक्रियाज की अल्फा सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है। ध्यान रखना, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट कोई भी आपको नहीं बताने वाला है साथियों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में साथियों कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती है, 3 प्रकार की, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा पाई जाते हैं। तो बीटा सेल से साथियों आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है, जो कि लैंगर हेंस की दीपिका, आपने अगर नाम सुना हो, लैंगर हेंस की दीपिका, ठीक है। यहाँ से आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है। अगर एल्फा सेल की बात करें तो आपका ग्लूकागोन ये निकालती है साथियों, ठीक है। गाल ब्लैडर मैंने आपको बता ही दिया, जो कि आपके बाइल को स्टोर करता है, जो लीवर से निकलता है, ठीक है। किडनी की अगर बात करें तो साथियों हमारे फिल्ट्रेशन का जो वर्क करती है वो कौन करता है, फिल्ट्रेशन का जो वर्क करती है हमारी किडनी करती है साथियों, किडनी, ठीक है। जो भी हमारा बेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, जो कि बाहर निकालना होता है, वो किडनी के द्वारा ही फिल्टर होता है, ठीक है। और जो भी हमें जो जरूरतमंद जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, किसके द्वारा साथियों, किडनी के द्वारा। किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो इनकी एक यूनिट होती है, छोटी छोटी यूनिट, वो नेफ्रॉन्स की होती है, ठीक है। तो उनके द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। चलते हैं साथियों अगला क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, और कोई भी अगर डाउट रहा है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बताइए। ठीक है, अगला देखिए साथियों, 95 क्वेश्चन आपके सामने, द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का जो प्रोडक्शन है साथियों, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इल नोन एज, बताइए साथियों, सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक यौगिकों से एल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है साथियों। जो एल्कोहल बनाया जाता है गांव में, तो पता होगा जो भी स्टूडेंट गांव से बिलोंग करता है, जो दारू बनाई जाती है साथियों, देसी दारू, वो कैसे बनाई जाती है साथियों। वो देसी दारू कैसे बनाई जाती है, दहन के थ्रू, किसी चीज को जलाकर बनाई जाती है, जलाकर बनाई जाती है, या फिर किण्वन के थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू ये बनाई जाती है, या फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भी श्वसन होता है उसको क्या कहते हैं साथियों, अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है अवायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, ठीक है, ऑक्सीजन उपस्थित आपकी ना हो, ठीक है। और वायवीय श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है साथियों, वो होता है आपका वायवीय श्वसन। कौन सा होता है, वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन तो ये निकल के आते हैं आपकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय एरोबिक होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनएरोबिक अवायवीय होता है आपका। लेकिन क्वेश्चन पूछा है आपसे, जो प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल होता है वो किससे होता है साथियों, किण्वन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, किण्वन, ठीक है साथियों, किण्वन। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, किण्वन होता है साथियों, जो आपने गन्ना नाम सुना है, गन्ना या फिर चीनी, गन्ना या फिर चीनी के द्वारा ये तैयार की जाती है, क्योंकि साथियों गन्ने से ही किसका निर्माण होता है, चीनी का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुगर कैन के नाम से इसको जाना जाता है, शुगर कैन, ठीक है साथियों। सुक्रोज, शुगर कैन का नाम आपने सुना होगा, सुक्रोज। सुक्रोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है साथियों, फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है आपका, किस में कन्वर्ट किया जाता है, फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाता है साथियों। यही सुक्रोज और फ्रक्टोज है, वो आपके फर्मेंटेशन के लिए जिम्मेदार होती है। कहाँ से ये फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है, तो इसके लिए कौन सी शुगर काम में ली जाती है साथियों, शुगर का अगर नाम पूछता है आपसे तो सुक्रोज आप आंसर लगाओगे। कौन सा, सुक्रोज आप आंसर लगाओगे कि सर दारू तैयार की जाती है, वो किससे तैयार की जाती है, शुगर से तैयार की जाती है। प्रोसेस की अगर बात करें तो प्रोसेस कौन सा है साथियों, प्रक्रिया है आपकी किण्वन के द्वारा, ठीक है, किण्वन के द्वारा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, 96 क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बाय द नेम ऑफ लिक्विड गोल्ड। साथियों तरल सोने के नाम से किसको जाना जाता है, तरल सोना है आपका पेट्रोलियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, पेट्रोलियम को तरल सोने के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सोना, तरल सोना। तरल सोने के नाम से किसको जाना जाता है साथियों, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम पदार्थ को, ठीक है। अगला देखते हैं भाई कौन सा होगा आपका अगला, 97 क्वेश्चन, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज, बताइए शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है साथियों। कठोरतम भाग की बात की गई है, ना कि आपकी कठोरतम साथियों बोन की बात की गई है, ठीक है। कभी कभी क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अगर यहाँ पे आपको पार्ट की बात करता है, भाग की, तो आपको लगाना होगा दांतों का इनेमल। क्या लगाना होगा, दांतों का इनेमल सबसे कठोर भाग होता है। लेकिन अगर बोन्स की अगर आपसे बात करता है, सबसे कठोर अस्थि होती है वो कौन सी होती है, तो वहां पे आपको लगाना होगा साथियों जबड़ा, ठीक है। जबड़े की जो हड्डी होती है इसको क्या बोला जाता है साथियों, मैंडीबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैंडीबल। जबड़े की जो हड्डी होती है इसका नाम है आपका मैंडीबल, जो कि सबसे कठोर होती है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन आएगा सबसे कठोर बोन, मैंडीबल, जबड़े की होती है। कहाँ की होती है, जबड़े की। क्वेश्चन आएगा सबसे हार्डेस्ट पार्ट, कठोर भाग, क्या लगाओगे, दांतों का इनेमल साथियों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, और हाँ, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि आपकी क्लास है वो साथियों लाइव हो, ठीक है। लाइव क्लास लेना कौन कौन स्टूडेंट चाहते हैं, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर लाइव क्लास लीजिए, सर लाइव क्लास लीजिए। साथ में टाइम भी मेंशन कर देना कि कितने बजे आपकी लाइव क्लास ली जाए साथियों, ठीक है। अब के बाद में जो भी आपकी क्लासेज होंगी, आप एक बार कमेंट में बताइए मेरे को कौन कौन स्टूडेंट लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए तैयार है, ठीक है साथियों। फिर मैं आपकी क्लासेज है वो रोज की लाइव लिया करूंगा, ठीक है। जरूर बताएं एक बार कमेंट में कि सर हमें लाइव क्लास चाहिए, आप लाइव क्लास पढ़ाया करो हमें, ठीक है। तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको। क्वेश्चन आपके सामने साथियों, निम्न में से किस प्रोटीन से नाखूनों, खुरों तथा सींगों का निर्माण होता है। तो साथियों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाखून और खुर, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, जानवरों की बात करें, तो उनमें जो खुर होते हैं साथियों, और मनुष्य में जो नाखून होते हैं, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, क्यूटिकल प्रोटीन पाई जाती है, काइटिन होती है, केराटिन होती है, या फिर ट्यूनिसिन होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नाखूनों में या फिर बाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बाल या फिर नाखून।
बाल या फिर नाखून में साथियों आपकी जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है साथियों? केराटिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है काफी बार प्रीवियस ईयर में, लगा के चलना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा के चलना। केराटिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। कौन सी प्रोटीन होती है नाखूनों में, बालों में? केराटिन। ठीक है। अगला देखिए भाई, आपका सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप रीड करके आंसर लगाइए। एक बार सभी स्टूडेंट रीड करके आंसर लगाओ भाई। लगा दिया क्या भाई, बताइए। हाँ, सीमित से अधिक रुधिर में अगर लाल रक्त कणिकाएं बढ़ जाती है साथियों, आरबीसी का अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? रक्त अल्पता? नहीं। हेमोफीलिया? नहीं। पॉलीसाइथीमा? यस। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा आंसर लगाया जिन्हें भी स्टूडेंट ने लगाया, ऑप्शन नंबर सी पॉलीसाइथीमिया इज करेक्ट आंसर आपका। ल्यूकेमिया नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ। एनीमिया, एनीमिया जो कंडीशन होती है साथियों, इनमें क्या है, आरबीसी बढ़कर ना, ये क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, आरबीसी का क्या प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर आरबीसी की कमी होती है, ब्लड की अगर शरीर में कमी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? एनीमिया बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनीमिया। हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं साथियों। नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया होता है साथियों, वो आपका किसके कारण होता है साथियों? ये आपकी ब्लड में इन्फेक्शन होता है साथियों। क्या होता है? ब्लड में इन्फेक्शन होता है आपका। ठीक है। वहीं अगर पॉलीसाइथीमिया की बात करें, पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है साथियों? पॉली से ही आपको पता चल रहा होगा, पॉली जो वर्ड लगा हुआ है आगे, पॉली का मतलब होता है अनेक। ठीक है, जब आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, अनेक हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम पॉली बोलते हैं, पॉली। और जो प्रोडक्शन बढ़ता है उसको साइथीमिया बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी की अगर मात्रा बढ़ेगी, किसी भी चीज की मात्रा बढ़ेगी, पॉली बोलेंगे। ठीक है, आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो इसको क्या बोलेंगे हम? साइथीमिया। ठीक है, तो आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया हम बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें सर, डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है साथियों। ठीक है, ल्यूकेमिया आपका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी का अगर मात्रा आपकी बढ़ जाती है साथियों, जो नॉर्मल बढ़ती है, देखो थोड़ा बहुत इंटरफेयर चलता रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरफेयर चलता रहता है, लेकिन अगर ज्यादा ही कुछ प्रोडक्शन हो जाता है, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, जो कि एक ब्लड कैंसर का आपका प्रकार होता है। ठीक है, आपका देखिए नॉर्मली चलता रहता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ज्यादा ही कुछ बढ़ जाती है, 10 गुना, 5 गुना अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं साथियों? ल्यूकेमिया आपका बोला जाता है। ठीक है, वहीं आरबीसी बढ़ेगी तो पॉलीसाइथीमिया। ठीक है साथियों, आई थिंक आपका सारा डाउट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ साथियों। ऑर्गेनिजम्स दैट यूज लाइट टू प्रिपेयर फूड, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि खाना बनाने में प्रकाश का यूज करते हैं साथियों, लाइट का यूज करते हैं? प्रकाश का भोजन निर्माण में प्रयोग करने वाले प्राणी को किस नाम से जाना जाता है साथियों? किस नाम से जाना जाता है? स्वयपोषी, परपोषी, सर्वाहारी या फिर अपघटक साथियों? बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो आपको एसडब्ल्यू में रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा, पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ऑटोट्रोपस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है भाई। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर लगाया, ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस वो प्राणी होते हैं साथियों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे कि हम बात करें साथियों प्लांट्स की, प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना कि किसी दूसरे पे बनवाते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। ठीक है, इनको सिर्फ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में साथियों पौधे अपना भोजन है वो स्वयं तैयार कर लेते हैं। ठीक है, वहीं अगर परपोषी की बात करें तो परपोषी कौन है? जैसे कि हम मनुष्य है, वो कैसा है? प्राणी है साथियों, परपोषी है। ठीक है, एनिमल्स है, जानवर है, वो कैसे है साथियों? परपोषी है। ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट है तो क्या है? परपोषी है। ठीक है,
जैसे मैं इसकी एक चैन होती है जो मैं आपको थ्योरी क्लासेस में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, सर्वाहारी, सर्वाहारी वो होते हैं जो सभी तरह का भोजन कर लेते हैं, जैसे कि देखिए जी जीव जंतु को भी खा लेते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, और वो पेड़ पौधों से जो मिलने वाला भोजन होता है उसको भी वो ग्रहण कर लेते हैं, सभी तरह का भोजन खाते हैं, उसको सर्वाहारी साथियों। ठीक है, एक इंग्लिश में और टर्म आती है ओमनी वॉयरस। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट और आती है इसमें एक टर्म है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो सभी जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब होता है सभी जगह, देख लीजिए थोड़ा, ओमनी का मतलब होता है सभी जगह, और बोरेस का मतलब हो रहा है हारी। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या था, प्रेजेंट था, ओमनी प्रेजेंट यानी सभी जगह जो प्रेजेंट होता है वो कौन होता है साथियों, ये वन वर्ड आपका पूछा गया था। अगर आप पे आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। ठीक है, और सभी तरह का भोजन करने वाला होता है आपका सर्वाहारी, और डिकम्पोजर होते हैं आपके अपघटक, जो विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है साथियों, जो भी एक दूसरे जैसे कोई भी पदार्थ है वो अपघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है एक दूसरे, जैसे एक पदार्थ है वो एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजर, अपघटक साथियों। बताइए साथियों, आपके जो 90 क्वेश्चन आज करवाए उनमें से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट निकले हैं, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथियों इसी के साथ में जो जो स्टूडेंट लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर लाइव क्लासेस आप स्टार्ट कर दीजिए, हम रोज लाइव क्लास लेने के लिए तैयार हैं साथियों। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़ा है तो साथियों जुड़ जाइए डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में, क्योंकि आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बहुत शानदार थ्योरी की क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। अभी साथियों थ्योरी है वो तैयार की जा रही है, साथ में स्टूडियो की भी अभी तैयारी चल रही है, आपको बहुत जल्दी मैं स्टूडियो से क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला हूँ साथियों। ठीक है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी जो मौके का फायदा उठा सके साथियों, फ्री क्लासेज है वो ज्वाइन कर सके, ना कि आपको कोई कोर्स वगैरह लेने की जरूरत है। ठीक है, तो जरूर एक बार जुड़ जाना साथियों। और हाँ, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सर ऐप का लिंक कहाँ है, तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जाकर ज्वाइन कर लो साथियों वहां से। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाकर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप प्ले स्टोर पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो, प्ले स्टोर पर जाकर आप जैसे डीवी प्रो एजुकेशन सर्च करोगे, डीवी प्रो एजुकेशन, तो वहां पे एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, आप टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सअप, जीमेल, यूट्यूब के साथ में हमारे साथ में जुड़ जाइए साथियों, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला हूँ। अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप ईमेल कर सकते हो, मैंने आपके लिए ईमेल भी प्रोवाइड करा दिया है, वहीं आपको हेल्पलाइन नंबर भी मैंने आपको दे रखे हैं। ठीक है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है साथियों, बाकी कैसी लगी क्लास एक बार जरूर बताना कमेंट बॉक्स में साथियों। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में सभी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।